नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्य नगर कहा। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद में एक भारत का नारा दिया था। पीएम मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करते हैं। जो गलतियां दूसरे दलों ने की वो आप नहीं करिए। प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख हिस्सों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सभी के लिए एक अहमियत रखता है। अखंड भारत की नींव सरदार पटेल ने रखी थी, अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भाजपा की है। बीजेपी के चाणक्य, चुनावी रणनीतिकार, मास्टरमाइंड जैसे विशेषणों से नवाजे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर विपक्ष के होश फाख्ता हो जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि आने वाले 30 से 40 सालों तक उनकी पार्टी यानी बीजेपी का युग रहेगा। उन्होंने कहा कि 3-4 दशकों में भारत एक विश्व गुरु बनेगा। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए शाह ने गुजरात दंगे से लेकर नवसृष्टि की समस्या तक सभी विषयों पर अपने विचार रखे। महाराष्ट्र विधानसभा की आज की कार्रवाई में स्पीकर चुन लिया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया। भाजपा के राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर चुने गए। पहले ध्वनिमत से उनको चुना गया, फिर विपक्ष के ऐतराज के बाद हेड काउंट हुआ। 163 से एक वोट ज्यादा उनके पक्ष में पड़ गया। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र रविवार को 11 बजे शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को सोमवार को 288 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत का सामना करना होगा। विपक्ष में फूट भी देखने को मिला क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने किसी को वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर के खिलाफ मतदान से परहेज किया। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर अमरावती में की गई हत्या पर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसमें कोई बाहरी कनेक्शन है क्या। ऐसा ध्यान में आ रहा है कि देश में तनाव हो, ऐसी कुछ विदेशी ताकतें भी प्रयास कर रही हैं। इसकी भी जांच होगी। शुरुआत में इसको एक डकैती का रूप दिया गया था, उसकी भी जांच की जाएगी। ये सब बातें हम जल्द सामने लाएंगे। इससे पहले अमरावती हत्या पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमने पुलिस से बात की। उन्होंने कहा कि यह चोरी की घटना की तरह लग रहा है। हमने परिवार से बात की, यह चोरी की तरह नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ भी नहीं लिया गया था। जब हमने इस पर बात एनआईए और एचएम को पत्र लिखा, जांच शुरू हुई। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने कहा कि केंद्रीय टीम पहुंची तो सीपी आरती सिंह ने 12 दिन बाद आखिरकार कहा कि यह उनकी नुपुर शर्मा पोस्ट की वजह से है। इसलिए मैंने सीपी पर भी जांच की मांग की है कि उसने वास्तविक मामलों को क्यों छिपाया और पत्रकारों को सच्चाई का खुलासा न करने की धमकी दी। इस साल अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 40,000 से अधिक श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफाओं में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के चंदनवाड़ी शेषनाग मार्ग से वीरेंद्र गुप्ता नाम के तीर्थयात्री लापता हो गया। अधिकारियों ने बताया कि 5 में से 3 लोगों की मौत हृदय गति रुक जाने के कारण हुई। दिल्ली के जयप्रकाश की चंदनवाड़ी की मौत हो गई, बरेली के देवेंद्र तायल की निचली गुफा में और बिहार के लिपो शर्मा की काजीगुंड कैंप में मौत हो गई। भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। दोनों देशों के बीच मजबूत एवं लंबे समय से चली आ रही विकास साझेदारी तथा नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करने के प्रयासों के तहत भारत ने पड़ोसी देश को यह उपहार दिया है। भारत के नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री देवेंद्र पौडेल की उपस्थिति में वाहनों की चाबी सौंपी। भारतीय दूतावास ने कहा कि 75 एम्बुलेंस का उपहार भारत की आज़ादी के 75 साल का भी प्रतीक है। पाकिस्तान की एक सदस्यीय समिति ने सैन्य नेतृत्व को प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से शांति वार्ता करने के लिए अधिकृत किया है। गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैन्य नेतृत्व वार्ता में होने वाली किसी प्रगति की जानकारी समिति को देगी और इस विषय पर संसद में चर्चा कराई जाएगी। सनाउल्लाह ने बताया कि वार्ता केवल पाकिस्तान के संविधान के अंतर्गत ही होगी। डॉन अखबार ने उसके हवाले से बताया कि किसी भी समझौते तक संविधान के तहत पहुंचा जाएगा। नागालैंड सरकार अपने निवेश एवं विकास प्राधिकरण के जरिए राज्य में पहली बार CSR निवेश और बैंकिंग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। नागालैंड निवेश एवं विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अलमेत्सी जामीर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 3 दिन के सम्मेलन में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सोमवार शाम को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। स्पेन के 22 बार के मेजर चैंपियन राफेल नाडाल ने
यहाँ लंदन टेनिस ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। नडाल ने तीसरे दौर के मुकाबले में 27वें नंबर के लोरेंजी सोनगो पर 6-1, 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। अब चौथे दौर में उनका सामना 21वें नंबर के बोटिक वान डी जैनसुल्प से होगा। वहीं निक किर्गियोस और चौथी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिटिसिपास के बीच तीसरे दौर के मुकाबला काफ़ी शाब्दिक जंग से भरा रहा है। इसमें गैर वरीयता प्राप्त किर्गियोस 6-7, 6-4, 6-3, 7-6 से जीत दर्ज की और चौथे दौर में उनका सामना ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कहा कि भारत 28 जुलाई से 10 अगस्त तक यहां मामल्लापुरम के करीब होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में तीसरी टीम उतारेगा। ओपन वर्ग में रिकॉर्ड 187 टीमों ने पंजीकरण करवाया है और नियमों के अनुसार प्रविष्टियों की संख्या बराबर करने के लिए फिडे ने मेजबान देश भारत से तीसरी टीम को मंजूरी दे दी। भारतीय टीम ओपन वर्ग में तीसरी वरीय होगी और बी टीम को 11वीं वरीयता मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।